Hello everyone. This is Basic Computer Fundamental Part 1 tutorial. I am P and Arya presenting this tutorial. इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन. वी कैन ऑल्सो से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. सो फर्स्ट वी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस और डेटा इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट जनरेट करता है. और कंप्यूटर उस डेटा इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में सेव करके भी रखता है ताकि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो कंप्यूटर से हम वो डेटा या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है. तो सबसे पहले जो डेटा इन्फॉर्मेशन हम इनपुट करेंगे उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है तो सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है. देन जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करता है. तो यहाँ पर जो हम डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है. मशीन मींस ज़ीरो और वन लैंग्वेज. तो जैसे मैंने कोई यहाँ इनपुट दिया जैसे आई एम सुपरमैन, तो कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड यू आर सुपरमैन और नॉट. तो कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है. तो इसलिए कंप्यूटर ज़ीरो और वन लैंग्वेज ही समझता है और उसी जो हमने इनपुट किया है उसी इनपुट को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट देता है बाइनरी लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करके. लेकिन जो आउटपुट जो हमें मिलता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में रहता है. तो कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन मशीन लैंग्वेज को वापस से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ओके. फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. सबसे पहले है इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट्स देते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू या कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तभी कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस या डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि कंप्यूटर उस जो इनपुट डेटा जो हमने किया है कंप्यूटर में दिया है उसको कन्वर्ट करेगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, उसको प्रोसेस करेगा. देन थर्ड स्टेप है कि उस जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा मेमोरी में, और उसको मेमोरी में स्टोर करने के बाद लास्ट में जो फोर्थ स्टेप है उस आउटपुट को कंप्यूटर जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर शेयर करता है. तो इस तरह से कंप्यूटर फंक्शनिंग करता है. तो इनपुट डिपेंड करता है आउटपुट जो आप इनपुट कर रहे हैं या किस किस चीज़ का इनपुट कर रहे हैं या क्या इनपुट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है. कंप्यूटर के एडवांटेजेस. एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहले है हाई स्पीड. तो कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली मींस ओबियसली हाई तो रहती है क्योंकि जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर फटाफट उसको प्रोसेस करके और आउटपुट जनरेट कर देता है. जैसे मैं कोई कुछ प्रोग्राम रन करता हूँ या कुछ इंटरनेट चलाता हूँ कंप्यूटर में, तो उसमें कुछ भी वीडियो या ऑडियो हम क्लिक करते हैं तो उस ऑडियो को विद इन अ सेकेंड प्ले करता है या वीडियो को प्ले करता है. तो कंप्यूटर काफ़ी फास्ट वर्क करता है. सेकंड है एडवांटेज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो एक्यूरेट रहता है, 100% एक्यूरेट रहता है. क्योंकि यदि आप जैसे 2+2 करते हैं या 10+10 करते हैं तो रिजल्ट होगा 20, लेकिन ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. लेकिन यदि हम लेंदी या कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम यदि परफॉर्म करते हैं तो ह्यूमन जितना फास्ट उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता उतना फास्ट कंप्यूटर कर सकता है. क्योंकि ह्यूमन कुछ एरर जनरेट कर सकता है, उसके रिजल्ट में कुछ एरर हो सकती हैं यदि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यदि हम ह्यूमन के थ्रू करवाते हैं या किसी कॉम्प्लेक्स डेटा के थ्रू हम
हम करवाते हैं तो कुछ एरर में भी एरर हो सकती है, बट कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट रहता है, तो कंप्यूटर पे हम 100% बिलीव कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है कि वो कितने जीबी की उसकी हार्ड डिस्क है, 500 जीबी है या 1 टीबी है, 1 टेराबाइट एक्सेट्रा। तो डिपेंड करता है कि वो क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स काफ़ी 1 टीबी और 2 टीबी स्टोरेज कैपेसिटी में आने लगे हैं, तो वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर। फिर नेक्स्ट है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली वर्क करना, मतलब कोई थकान नहीं होना। तो जैसे कोई ह्यूमन से कुछ काम करता है 1-2 घंटे तो थक जाता है वो, क्योंकि वो फिजिकली डिपेंड करता है, वो फिजिकली वर्क कर रहा है, मेंटली। तो दोनों वर्क में ह्यूमन थक जाता है। मेंटली वर्क करता है तो वो तब भी थक जाता है, और फिजिकली वर्क करता है तब भी थकता है। लेकिन कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क करता है, उसको कोई थकान नहीं होती है। तो ये डेलीजेंसी एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। वी कैन कंटिन्यूसली वर्क ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर रिलायबल होते हैं, मस रिलायबिलिटी या भरोसेमंद भी कह सकते हैं या विश्वसनीय भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो डेटा प्रोसेस करते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आउटपुट हमें प्रोड्यूस करता है। लेकिन कंप्यूटर पे हम जो भी चीज़ें इनपुट करते हैं तो रिजल्ट इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो कंप्यूटर रिलायबल होता है। ह्यूमन की तरह नहीं कि कुछ अलग रिजल्ट डिस्प्ले कर दे। इस तरह से ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स होता है कि जब हमने कोई इनपुट कंप्यूटर को दे दिया तो उसमें फिर हमें कोई बीच में कुछ नहीं करना, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करेगा ऑटोमेटिकली। हमें कुछ मैनुअली नहीं करना है। उसके बाद जब डेटा प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मॉनिटर पर आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। एंड लास्ट इज रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे कंप्यूटर जब से यूज़ होने लगे किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंप्यूटर का जो मीन्स जो ऑफिस का वर्क जो है वो पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं बैंक का, तो बैंक में पहले जो पेपर वर्क होता था, जैसे किसी जो कस्टमर्स थे उनकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन वो रजिस्टर में मेंटेन होती थी, उनका कितना पैसा जमा हो रहा, कितना वो विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरह से। तो उनका सारा जो लेन देन है, मीन्स ट्रांजेक्शन है, वो रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था, तो वो पेपर वर्क था। लेकिन जब से कंप्यूटर बैंक्स में यूज होने लगे तब से क्या है, जो पेपर वर्क है वो पूरी तरह से एंड हो गया। मीन्स जो भी डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर हो रहता है। कभी भी कोई भी डेटा मीन्स देखना है किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, तो वो अपन कंप्यूटर के थ्रू मीन्स डिजिटली रिकॉर्ड सेव हो गया, कहने का मतलब है डिजिटली रिकॉर्ड सेव हो गया है, तो वो सर्वर पे सेव रहता है इस तरह से। तो ये पिक्चर जो है चार्ल्स बेबेज की है। तो सबसे पहले मैं चार्ल्स बेबेज को थैंक्स कहूँगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमारी जो पेपर वर्क को रिड्यूस किया है, मीन्स कंप्यूटर इस दुनिया में लाके। तो थैंक्स चार्ल्स बेबेज सर। एंड ये जो फर्स्ट जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, ये उसकी इमेज है। इसको अपन एनालिटिकल इंजन भी कह सकते हैं। तो एनालिटिकल इंजन जो है पहला कंप्यूटर था जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो किस तरह से कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर आया था, फिर सेकंड आया था, थर्ड आया था, तो इस तरह से हम जनरेशन में डिस्कशन करेंगे, या इसको अपन हिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसकी पीरियड जो था 1946 से 1959 तक, इस पीरियड के दौरान में यूज़ किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो जो स्टोरेज और जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब जो है अलग अलग शेप साइज की यहाँ पे इमेज में दिखाई जा रहे हैं कि इस शेप में भी हो सकती है, इस शेप में, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब क्या करती थी, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, पावर ज़्यादा कंज्यूम करती थी, इस तरह से। तो मैं आगे उसको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की साइज़ बड़ी थी या बिग साइज़ थी, तो इसलिए कंप्यूटर की साइज़ भी बहुत बड़ी थी।
क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हम ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उस कंप्यूटर की साइज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो फीचर्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, सबसे पहले है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। फिर सेकंड फीचर है अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका जो रिजल्ट रिजल्ट था वो अनरिलायबल हो सकता था, क्योंकि जैसे हम 10+10 करते हैं तो 20 की संभावना कम थी, वो 15 दे सकता है, 25 कुछ भी रिजल्ट दे सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अनरिलायबल थे। फिर नेक्स्ट फीचर था उसका सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। तो ये केवल मशीन लैंग्वेज ही समझते थे। समझते मतलब जैसे जो ह्यूमन लैंग्वेज जो हम एंटर करते हैं तो वो नहीं समझते थे, ये केवल 0 और 1 की लैंग्वेज हम उसको इनपुट कराते थे और उसी मशीन लैंग्वेज को ही वो प्रोसेस करते थे। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे ये कंप्यूटर। जनरेट लॉट ऑफ हीट, क्योंकि जो हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे तो वैक्यूम ट्यूब काफ़ी हीट जनरेट करती थी, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती थी, है ना। ह्यूज साइज भी बड़ा था इसका। और नीड ऑफ एसी, एसी की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हीट जनरेट करता था तो उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। नॉन पोर्टेबल थे क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी थी, तो इसको यहाँ वहाँ अपन ले जा नहीं सकते थे कंप्यूटर को, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो भाई ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं इस इमेज में। बहुत बड़ी साइज़ थी इसकी, एक कमरे के बराबर। तो इस तरह से ये जो साइंटिस्ट इसको यूज़ करते थे, तो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है जिसे हम देख पा रहे हैं। शायद किसी अब म्यूज़ियम में रखा होगा, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता था और इसकी साइज़ शायद एक कमरे से भी बड़ी साइज़ होती थी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे। तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो 1959 से 1965 के पीरियड में यूज़ किए जाते थे। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, है ना। ट्रांजिस्टर जो काफ़ी ट्रांजिस्टर यूज दैट वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर क्या थे, जो वैक्यूम ट्यूब से इनकी साइज भी स्मॉल हो गई और ये पावर का कम कंजम्पशन करते थे। तो इस वजह से, और ये थोड़ा जो वैक्यूम ट्यूब थी उससे थोड़ा फास्ट वर्क करते थे। तो ये अलग अलग शेप के ट्रांजिस्टर यहाँ पे इसमें इमेज में दिखाया जा रहा है कि अलग अलग शेप के जो ट्रांजिस्टर होते थे। और ट्रांजिस्टर में तीन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पहला कलेक्टर होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा मीटर। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर की साइज रिड्यूस की जाती है। अब ऑटोमेटिकली जब ट्रांजिस्टर की साइज रिड्यूस हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की भी साइज रिड्यूस हो जाएगी। तो कुछ फीचर्स हैं सेकंड जनरेशन के। रिलायबल, अब इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के रिजल्ट पे हम रिलायबल कर सकते थे, ठीक है। स्मॉलर साइज भी स्मॉल हो गई थी इसकी। जनरेटेड लेस हीट, हीट भी कम जनरेट करते थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, भी ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे जब हीट जनरेट करेंगे कम। फास्टर फास्टर भी थे, इनकी साइज की स्पीड बढ़ गई थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से इनकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई थी। स्टिल वेरी कॉस्टली, बट ये अभी भी महंगे थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में अभी भी महंगे थे। इसमें भी हीट जनरेट होती थी तो एसी की ज़रूरत पड़ती थी, बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कम पड़ती थी। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, अब यहाँ पे एक नई लैंग्वेज आई है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज से थोड़ी एडवांस वर्जन की लैंग्वेज थी, जो कि ये असेंबली लैंग्वेज पर भी वर्क करता था, जिसमें कुछ ह्यूमन पढ़ सकता था। जैसे उसमें कुछ मूव वैल्यू, है ना, शिफ्ट वैल्यू, इस तरह से कुछ उसमें मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते थे जो कि कुछ ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सकता था। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज होती है। तो ये है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कि इसको आसानी से किसी कमरे में अपन हम यूज़ कर सकते थे। तो ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसको आसानी से हम इसको पोर्ट भी कर सकते शायद यहाँ वहाँ, एक कमरे से दूसरे कमरे। तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो यूज़ होते थे वो 1965 से 1971 तक के पीरियड में यूज़ होते थे। इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का यूज़ होता था।
आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, लेकिन इसमें आईसी का यूज़ होता था। क्योंकि आईसी कैसे बनाई गई, आईसी जो थी, a single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuit। इसका मतलब है कि एक आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स को एक ही चिप में फैब्रिकेट किया गया। फैब्रिकेट मींस उसमें मींस बनाया गया या स्थापित किया गया। तो इस तरह से आईसी का यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो ऑटोमेटिकली साइज भी रिड्यूस हुई होगी और स्पीड भी, सब कुछ। तो फीचर्स में हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के, कि आईसी का यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट है मोर रिलायबल। अब ये काफ़ी और रिलायबल होते गए, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते गए, स्पीड भी बढ़ती गई। तो इस तरह से स्मॉलर साइज भी इनकी रिड्यूस हो गई, है ना। लेस हीट हीट भी कम जनरेट करते थे थर्ड जनरेशन के, फास्टर भी। लेस मेंटेनेंस मीन्स इसमें कम मेंटेनेंस का यूज़ होता था। कॉस्टली थे, बट कॉस्टली थे क्योंकि इनकी साइज जब रिड्यूस हुई तो इनके काफ़ी, इनका मीन्स कॉस्ट बढ़ गया। एसी रिक्वायर्ड, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की कंपेयर में एसी की कम ज़रूरत पड़ती थी। कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, अभी हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब होता है ह्यूमन लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन जो जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इसमें एक ही साथ मॉनिटर अटैच रहता था सीपीयू के साथ में। इस तरह से ये कीबोर्ड भी शायद इसी में ही अटैच है, और ये इस तरह से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इस तरह से दिखता था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है साइज भी काफ़ी रिड्यूस हो गई। इसको एक छोटे टेबल पर रखकर इसको यूज़ किया जा सकता था, इसको यहाँ वहाँ भी मूव कर सकते थे। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1971 से 1980 तक के पीरियड में यूज़ किए गए थे, और इन कंप्यूटर्स में वीएलएसआई सर्किट का यूज़ किया गया। वीएलएसआई सर्किट मींस होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक वीएलएसआई जो है वो 5,000 ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट्स को एक ही चिप में असेंबल किया गया। असेंबल मींस स्थापित, मींस उसको एक ही चिप में फैब्रिकेट किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वीएलएसआई सर्किट। तो अब आप सोचिए कि एक ही छोटी सी जो सर्किट है वीएलएसआई, इसको एक ही सर्किट में मींस चिप में 5,000 ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट एलिमेंट को इसमें एक ही साथ कंबाइन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी साइज भी ऑटोमेटिकली या रिड्यूस हुई होगी, और स्पीड भी काफ़ी इसकी इंक्रीज हुई होगी। तो फीचर्स में देख लेते हैं हम कि यूज्ड वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया था। चीप थे, मीन्स सस्ते थे कंप्यूटर। पोर्टेबल एंड रिलायबल, अभी पोर्टेबल भी थे और रिलायबल भी थे कंपेयर टू ओल्ड कंप्यूटर्स। यूज़ ऑफ पीसीज, अब ये पीसीज में भी यूज़ हो सकते थे। पीसीज मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घर में या डेस्कटॉप में यूज़ होता है। स्मॉल साइज़, इनकी साइज़ भी स्मॉल हो गई थी। एसी नॉट रिक्वायर्ड, अब इनको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसमें हीट जब ये जनरेट नहीं करेंगे तो फिर एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट कैन भी यूज़, इनमें इंटरनेट का भी यूज़ होता था। तो अभी जो पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था, लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते थे। तो ये कंप्यूटर है आपका फोर्थ जनरेशन का। इसमें अलग से ये जो मॉनिटर रखा हुआ है, शायद ये सीपीयू में अटैच नहीं है, ये सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर मॉनिटर रखा हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, ये 1980 से अभी तक यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अपडेशन आते गए। तो इस तरह से अभी भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें जो चिप यूज़ हो माने यूज़ की गई है वो की गई है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहले जो फोर्थ में थी वो VLSI थी, तो ULSI जो सर्किट थी इसमें और भी ज़्यादा रजिस्टर ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। और भी मीन्स VLSI में 5,000 किए गए थे, तो इसमें शायद 50,000 या कुछ 1 लाख के समथिंग किए गए होंगे।
है ना, कि टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें यूज़ किए गए, ओके, यूएलएसआई में। तो आप सोच सकते हैं कि 5,000 से लेके फिर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये पूरा एक जो फिफ्थ जनरेशन का मदरबोर्ड जिसे हम कह सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक छोटे से मदरबोर्ड में सब कुछ यहाँ पे यूज़ हुआ हो, सारा चिप, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर वगैरह एक एक छोटे से बोर्ड में। तो फीचर्स हैं फिफ्थ जनरेशन के, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इसमें। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक नया टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि एक अलग ही एरिया है जो अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहा। डेवलपमेंट ऑफ एनएलपी, एनएलपी मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई जैसे मैं गूगल को बोलता हूँ कि कंप्यूटर फंडामेंटल, तो गूगल उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मतलब गूगल जो ह्यूमन की वॉइस है उसको क्या करेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में उसमें इनपुट करेगा और फिर उसको सर्च करेगा रिजल्ट को, और उसको फिर अपने वॉइस। तो इस तरह से भी जो अभी उसमें रिसर्च, काफ़ी अच्छा रिसर्च एरिया है एनएलपी, और इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है कि ह्यूमन लैंग्वेज बोल कर हम उसमें सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो इस तरह से। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है कि जैसे मल्टीपल प्रोसेसिंग एक एक साथ वर्क करना। पैरेलली मीन्स 2-3 प्रोसेस और मैनी प्रोसेस प्रोसेस टू पैरेलली। एक्स्ट्रा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़र फ्रेंडली फीचर्स भी थे, मल्टीमीडिया फीचर्स वगैरह, जिसमें वीडियो गेम और कुछ एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया वर्क कर सकते हैं। वेरी फास्ट स्पीड, इसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, वेरी पावरफुल भी थे, चीपर रेट भी थे। तो ये इमेज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की है, इसमें आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट में है यहाँ पे सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट्स में सपोज कोई कंप्यूटर यूज़ किया गया फिफ्थ जनरेशन का, और उस सैटेलाइट में कुछ जो कैमरेज वगैरह यूज़ करके उस सैटेलाइट के थ्रू हमें यहाँ ये कुछ जो मून या कुछ जो अर्थ हो सकती है उसकी हम पिक्चर उसको क्लिक करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, और वो पिक्चर हमें वो सेंड करता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी काफ़ी मीन्स जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो काफ़ी एडवांस वर्क कर रहे हैं। यहाँ जैसे एक पिक्चर ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोट, रोबोट में भी यहाँ यूज़ हो रहा है, रोबोट में किस तरह से रोबोट वर्क करता है। यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग किस तरह से आप इमेज ले सकते हैं कि कहाँ कब बारिश होनी है, इस तरह से आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इमेजेस हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो गाइस, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आपको कोई वीडियो यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके हम पूछ सकते हैं, तो मैं उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो गाइस, क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी क्वेरी उस क्वेरी का मैं आंसर कर दूंगा। यदि आपका वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ नॉलेज इससे गेन किया हो, तो आप इसको लाइक कर लीजिए और इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।